हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9 के लिए जो गति नामक पाठ है, आज तीसरे भाग में, वीडियो के तीसरे भाग में हम विस्थापन और दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। विस्थापन एवं दूरी में क्या अंतर है, आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए कोई चालक चलने वाली वस्तु इस पॉइंट ए पर है। यह जो रास्ता है उसका अनुसरण करते हुए पॉइंट बी तक जाती है। साथियों, ए से बी तक जाने में ये मोड़ आते हैं पी क्यू आर एस। ए पी क्यू आर एस ये मोड़ आए ए से बी तक जाने में। अब वस्तु के द्वारा जो चली गई दूरी होगी, दूरी यह होगी ए पी की लंबाई ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस और प्लस एस भी। यानी जो मार्ग की, इस प्रकार देख रहे हैं कि जो मार्ग की कुल लंबाई है उसको मैंने टोटल कर दिया। इस प्रकार दूरी को या डिस्प्लेसमेंट को हम परिभाषित कर सकते हैं कि कोई चलने वाली वस्तु, गतिशील वस्तु जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, उस मार्ग की संपूर्ण लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यही परिभाषा है दूरी का, डिस्टेंस का, कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा चयनित मार्ग के कुल लंबाई के बराबर होती है। यहीं पर विस्थापन इस वस्तु का क्या होगा। वस्तु का प्रारंभिक बिंदु ए है, अर्थात ए से चली है और अंतिम बिंदु बी तक पहुंची है। अब ए से बी की सीधी लंबाई जो यह है, आर यहाँ नोट कर देते हैं, यह इसको विस्थापन कहेंगे। ए बी को विस्थापन कहा जाएगा। और चूँकि विस्थापन सदिश राशि है, इसमें दिशा भी निहित है। ये विस्थापन किधर कहा जाएगा, ए से बी की ओर। विस्थापन का मान होगा ए बी की लंबाई, ए से बी तक की सीधी लंबाई, और दिशा होगी ए से बी की ओर। ये हो गया विस्थापन। यह बराबर होगा ए बी, सदिश राशि है, सदिश राशि को ऐसे डिनोट करते हैं ए बी। आइए यहाँ कुछ और चर्चा करें। आप देख रहे हैं कि ये चली गई जो दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है, यह विस्थापन से अधिक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि कोई बालक, इस विद्यालय है उसका, यहाँ से ए से गया और चल करके रास्ते को, जैसे भी रास्ता है वह अपने घर को पहुँच जाता है बी पॉइंट तक। इसके द्वारा चली गई दूरी, इस मार्ग की लंबाई होगी। विस्थापन ए से बी की ओर होगा और मात्रा में ए से बी के बराबर होगा, इस वेक्टर के बराबर होगा। यदि वह अगले दिन घर से चल करके पुनः विद्यालय आ जाता है, यह विद्यालय है ए पॉइंट, और यह घर है, गृह है उसका, हाउस है।
एक दिन विद्यालय से पढ़ कर के वो घर गया, अगले दिन घर से चल कर के पुनः विद्यालय आ गया, तो उसके द्वारा चली गई दूरी, ये मार्ग की जो लंबाई है वो उसकी 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुणे मार्ग की लंबाई। लेकिन आइए विस्थापन उसका कितना हुआ। विद्यालय से घर गया और घर से फिर लौट करके विद्यालय आ गया। देखें तो उसका प्रारंभिक बिंदु यानी गति जहाँ से शुरू किया था और गति जहाँ समाप्त किया वह दोनों सेम हो गए, एक ही बिंदु हो गया, बी भी यहीं आ गया। इस प्रकार उसका विस्थापन 0 हो गया। अर्थात यह जो विस्थापन ए से बी की ओर था वो पॉजिटिव था और बी से ए की ओर आया तो वह बी ए दिशा में हो गया। इसको कहेंगे तो माइनस ए बी हुआ, ए बी विस्थापन प्लस माइनस ए बी विस्थापन। इसको लिखें विस्थापन को, विस्थापन पहले जो विस्थापन था विद्यालय से घर गया तो यह ए बी था और घर से जब आया तो वह विस्थापन हुआ बी ए यानी बी से ए की ओर, और इसको लिखें तो माइनस ए बी लिखा जा सकता है प्लस माइनस ए बी, और दोनों कितना हो गया 0 हो गया। कोई वस्तु जिस बिंदु से चले और पुनः उसी बिंदु पर लौट करके आ जाए तो कुल विस्थापन 0 होगा, जबकि चली गई दूरी 0 नहीं हो। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर चल रही है। मान लीजिए कि यह पी पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है, इसका सेंटर है वो, एक हम इसका व्यास खींच देते हैं, इसकी त्रिज्या यदि r हो, वस्तु यदि इस Q तक आती है चल करके 1/4 परिधि चलती है तो चली गई दूरी तो यह परिधि का यह 1/4 भाग हो जाएगा PQ। आप जानते हैं कि पूरी परिधि जो होती है 2 पाई r होती है और 1/4 है तो बटे 4, यह दूरी हो जाएगी। दूरी 1/4 भाग चलने में दूरी हो जाएगी, लेकिन इसका विस्थापन कितना होगा। विस्थापन इस P से Q की ओर देखिए, यह इसका मान निकालना होगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों त्रिज्याएँ होंगी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और अंडर रूट में कर दिए जाते इसका मान निकल आएगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। यदि वस्तु P से चल कर के पूरा अर्धवृत्त यहाँ आ जाए, R बिंदु पर आ जाए, तो विस्थापन तो 2r हो जाएगा, लेकिन चली गई दूरी 2 पाई r का आधा यानी पाई r मात्रक हो जाएगा। यही वस्तु यदि चल करके पुनः अपने बिंदु पर आ जाए, प्रारंभिक बिंदु पर, तो उस समय चली गई दूरी तो 2 पाई r होगी, किंतु विस्थापन 0 होगा। मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि किसी गतिशील वस्तु की दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन 0 हो सकता है। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई बालक, उसका घर है A बिंदु पर, यहाँ से चलना अपने ननिहाल जाता है, या B बिंदु उसका ननिहाल है। ननिहाल से चल कर के अपने किसी बहन के यहाँ जाता है इस C बिंदु पर, और C बिंदु से ही फिर वह तीसरी रिश्तेदारी जाता है। तो यह D बिंदु है, तीसरे रिश्तेदारी। यह जो चला उसने, तो आप देखिए उसका कुल विस्थापन A से और अंतिम बिंदु यह हो।
यह हुआ ए से डी की ओर, यह उसका विस्थापन हुआ। जबकि चली गई दूरी होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो विस्थापन और दूरी में अंतर है। यदि यह पुनः यहाँ आ जाए, किसी चौथी रिश्तेदारी में ई पॉइंट तक आ जाए, तब उसका जो विस्थापन होगा यह होगा। यदि कहा जाए कि प्रारंभ में विस्थापन उसका पॉजिटिव था, अंतिम विस्थापन जो उसका हो रहा है यह ए से ई की ओर, यानी प्रारंभिक दिशा के ठीक विपरीत दिशा में वह गया है, तो यहाँ विस्थापन उसका जो होगा निगेटिव आएगा। कुल विस्थापन को उसको देखें तो पहले बिंदु से यहाँ तक गया, सब घूमते हुए आया, सारे विस्थापनों को जोड़ें तो वह निगेटिव इतना आएगा। कहने का मतलब कि दूरी तो निगेटिव नहीं होगी, किंतु विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं वह निगेटिव हो सकता है। हमने क्या जाना कि दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, दूरी कभी निगेटिव भी नहीं हो सकती, किंतु विस्थापन शून्य भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसमें बड़ा भ्रम रहता है विस्थापन और दूरी में। अंतर क्या है? दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन में दिशा निहित होती है, दूरी में दिशा निहित नहीं होती। यद्यपि विस्थापन और दूरी दोनों के ही मात्रक मीटर हैं। आइए ऐसी ही दो राशियां हैं, चाल और वेग, उसके बारे में अंतर हम देखते हैं इस वीडियो में। चाल को अंग्रेजी में स्पीड कहा जाता है और वेग को वेलोसिटी कहा जाता है। अभी जो हमने दूरी और विस्थापन के बारे में देखा है, यदि दूरी में लगे हुए समय का भाग दें, यह पहला ही ले लीजिए, यह पॉइंट था ए से बी तक कोई वस्तु गति करती हुई गई, बी से एस तक, एस से आर तक, ए से पी तक, पी से क्यू तक, क्यू से आर तक और आर से एस तक। यह क्यू एस ए आर और यह बी। ए से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और बी तक पहुंची है। इसका विस्थापन हमने कहा था कि यह ए बी दिशा में एक वेक्टर होगा। जबकि चली गई दूरी हम लोगों ने लिखा था कि ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी, यह दूरी थी। दूरी यदि इसको टी समय लगा हो, टी समय का मतलब मात्रक जो भी हो, टी घंटे लगे हों, टी सेकंड लगे हों, टी मिनट लगा हो, आप चित्र से ही अभी देख सकते हैं कि ए बी का जो मान होगा निश्चित रूप से इन दूरियों के योग से कम होगा। तो चाल कहते हैं, चाल बराबर होता है दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम समय। चूँकि यह दूरी है, दूरी में समय का भाग दें तो दूरी आप देख रहे हैं कि अधिक है, विस्थापन से अधिक है समय वही है टी। यह मान जो आएगा, यह मान अधिक है, यह मान आएगा। दूसरा वेग होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। साथियों समय तो वही रह जाएगा क्योंकि जिस मार्ग का ये अनुसरण करते हुए चली है समय वो लगा है, लेकिन सीधी लंबाई ये है तो सीधी लंबाई विस्थापन बटे समय वही,
यह जो वेग का मान होगा निश्चित रूप से चाल से क्या होगा, कम होगा। यदि कोई वस्तु एक दिशा में चले और चलते चलते उस दिशा के विपरीत दिशा में आ जाए तो चाल तो धनात्मक होगा, किंतु वेग क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। यानी यह वेग जो होगा प्रारंभिक वेग के ऋणात्मक दिशा में होगा। ऐसे ही कोई वस्तु चलती हुई अपने ही बिंदु पर आ जाए, प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए, उस समय विस्थापन शून्य होने के कारण वेग उसका शून्य होगा। ठीक जिस प्रकार दूरी धनात्मक होती है उसका मान शून्य नहीं हो सकता यदि वस्तु गतिशील है, तो उसी प्रकार चाल भी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, शून्य नहीं होगी, किंतु विस्थापन शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ पर चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, वेग में दिशा निहित होती है। यहाँ कहें यदि ए बी की लंबाई में लगे हुए समय का भाग दे दें तो वेग कहेंगे कि वेग इतना ए टू बी की दिशा में वेग है इतना, जबकि चाल में कोई दिशा नहीं होती। इस प्रकार हम विस्थापन को, दूरी को, चाल को और वेग को परिभाषित कर सकते हैं। एक बार पुनः पुनरावृत्त हो लें। दूरी किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी उस वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ के कुल लंबाई के बराबर होती है। डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी है, सीधी लंबाई है, उसको प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर विस्थापन कहते हैं। चाल यदि चली गई दूरी में लगे हुए समय का भाग देते हैं तो इसको चाल कहते हैं, अर्थात इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। इकाई समय का मतलब हुआ कि समय का जो मात्रक है उसमें एकाक मात्रक, यदि समय का मात्रक सेकेंड हो तो 1 सेकेंड में, मिनट हो तो 1 मिनट में तय किए गए विस्थापन जो होगा उसी को हम वेग कहेंगे। वेग सदिश राशि है। आइए इन सबसे अलग अब चूँकि अदिश राशियाँ जो होती हैं उन्हें तो हम सामान्य गणितीय क्रियाओं के द्वारा जोड़ लेते हैं समान तरीके से। आप जानते हैं कि 2 मीटर दूरी हो फिर 3 मीटर दूरी हो तो दोनों जोड़ करके 5 मीटर दूरी हो जाएगी साथियों। लेकिन वही विस्थापन 2 मीटर पूर्व दिशा में हो, 3 मीटर उत्तर दिशा में हो तो यह 5 मीटर नहीं होगा। देखिए 2 मीटर यह मान लीजिए पूर्व दिशा और 3 मीटर उत्तर दिशा, यह 3 मीटर उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में विस्थापन हुआ है। इसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ें। अब वस्तु कहीं इधर होगी और कितनी यह दूर होगी, यहाँ देखिए 2 मीटर और 3 मीटर उत्तर, 2 मीटर पूर्व का मतलब हुआ कि वस्तु उत्तर पूर्व दिशा में कहीं चल रही है। पूर्व दिशा में उसका हम प्रक्षेप देखें तो 2 मीटर आ रहा है और उत्तर दिशा में प्रक्षेप देखें उस बिंदु से तो वह 3 मीटर आ रहा है। इस प्रकार 2 विस्थापन हैं तो कितने होंगे। सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम पैमाना मान लेते हैं। यहाँ हम विस्थापन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो हम मान लें कि 1 सेमी बराबर 1 मीटर विस्थापन, तो 2 मीटर के लिए 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। जिधर दिशा है पूर्व दिशा में है तीर लगा देंगे, इसको वेक्टर कहते हैं। यह 2 मीटर का वेक्टर हो गया। फिर इसमें जोड़ना है दूसरे विस्थापन को
तो इसके तीर से उसी दिशा में आप देखें कि पूर्व से उत्तर दिशा जो होती है 90 अंश के कोण पर होती है, तो इसके दिशा से हम 90 अंश का कोण बनाते हुए जो यह 90 अंश का कोण होगा, एक वेक्टर खींचेंगे पैमाने के आधार पर और 3 मीटर उसमें से क्या कर देंगे, दे लें, काट लेंगे, यानी 3 सेंटीमीटर यदि पैमाना हमने माना है कि 1 सेमी बराबर 1 मीटर, तो यह हो जाएगा 3 cm और ये हो जाएगा 2 cm। अब प्रारंभिक वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम वेक्टर के अंतिम बिंदु तक एक हम वेक्टर खींचते हैं और इसकी जो दिशा होती है प्रारंभिक वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु से अंतिम वेक्टर के अंतिम बिंदु तक, इसकी लंबाई को यदि हम माप लें और इस कोण को माप लें, यह कोण यदि थीटा हो, तो दोनों वेक्टरों का यानी दोनों विस्थापनों का जो योग होगा वह इसके लंबाई, इसको परिणामी वेक्टर को r से डिनोट करते हैं। r का मान यह होगा यहाँ से यहाँ तक नाप लें, मान लें कि यह 1.5 सेंटीमीटर होती है, तो जानते हैं कि 1.5 कितना हो जाएगा कि 1.5 मीटर विस्थापन हो जाएगा। किस दिशा में होगा, 1.5 होगा नहीं, वैसे मैंने का उदाहरण मान लिया कि मान लीजिए कि ये होता है तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर विस्थापन हो जाए। किधर होगा, तो प्रारंभिक वेक्टर यानी 2 मीटर वाले वेक्टर से थीटा कोण पॉजिटिव दिशा में बनाते हुए यह वेक्टर होगा। इस प्रकार सदिश राशियों को जोड़ते हैं। यदि 2 से अधिक सदिश राशियां हैं जो एक दूसरे से अल्फा थीटा आदि कोणों पर हैं, जैसे कि यह एक वेक्टर हो, दूसरा वेक्टर यह हो जो इसे थीटा अंश पर हो, तीसरा जगह ऐसे हो, इनको जोड़ने के लिए यह मान लीजिए कि 5 मीटर विस्थापन हो या 3 मीटर विस्थापन हो या 4 मीटर विस्थापन हो और पहले दोनों के बीच थीटा अंश का कोण हो, θ1 मान लीजिए, θ1 डिग्री का, और यह दूसरे और तीसरे के बीच θ2 डिग्री का कोण हो। इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको बहुभुज विधि से जोड़ते हैं। पैमाना मानते हुए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो हम इसकी दिशा में एक वेक्टर खींचेंगे, पैमाने के अनुसार तीर लगा देंगे। अब θ1 है, इस दिशा से θ1 कोण बनाते हुए हम 3 मीटर का वेक्टर खींच लेंगे, यह कोण थीटा होगा। फिर अब θ2 है दूसरे वेक्टर से, तो इसकी दिशा से हम θ2, यह कोण θ2 हो जाएगा। θ2 कोण बनाते हुए यह वेक्टर खींच लेंगे जो यह है। अब प्रथम वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम वेक्टर जहाँ ये तीसरा है के अंतिम बिंदु तक ऐसे हम लगा लेंगे और दिशा अंतिम वेक्टर की तरफ होगी। यह इन तीनों वेक्टरों का परिणामी होगा, अर्थात यहाँ पर तीनों विस्थापनों का परिणामी होगा। और पहले से दिशा हम बताएं, यदि यह अल्फ़ा है तो इस कोण को माप करके बता दिया जाएगा कि पहले सदिश यानी पहले विस्थापन से इतना अंश कोण बनाती हुई इतने मीटर का विस्थापन होगा। साथियों, ठीक इसी प्रकार वेग को भी, चूँकि सभी सदिश राशियों का योग ऐसे ही किया जाता है। आइए 2 सदिशों का अंतर कैसे किया जाता है। तो साथियों, अंतर के लिए मान लीजिए कि एक सदिश P है, दूसरा सदिश Q है, दोनों की दिशाएं होंगी। यदि P माइनस वेक्टर P माइनस वेक्टर Q करना हो तो हम क्या करते हैं, P को तो वैसे ही खींच लेते हैं, जो इसकी दिशा दी गई हो उसी की दिशा में हम पैमाना मान करके वेक्टर बना लेते हैं, और Q को क्या करते हैं, दिशा उलट देते हैं। दिशा ऐसे उलट करके, यहाँ पर मैंने दिशा कोई अभी बताई ही नहीं, इस प्रकार। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि P की दिशा ऐसी है
यह P वेक्टर है और यह Q वेक्टर है। दिशा देख रहे हैं P की ये है और 90 अंश कोण बनाते हुए उत्तर दिशा है, इसका पूर्व दिशा है। यदि P माइनस Q करना है यहाँ पर तो P को यहाँ खींच लिया और Q की दिशा को ठीक मैंने क्या कर दिया, उलट दिया। पैमाना एक ही जैसा रहेगा और उलट करके जैसे योग करते हैं वैसे योग सदिश हमने खींच दिया। यह जो वेक्टर होगा A B C, तो AC जो होगा वेक्टर AC यह बराबर होगा वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। इस प्रकार घटाते हैं, अर्थात जिस वेक्टर में से जिस वेक्टर को घटाना है, जो वेक्टर घटाया जाएगा उसकी दिशा को बदल करके पहले वेक्टर के साथ हम जोड़ देंगे, यही घटाना माना जाता है। आइए देखते हैं कि क्या हम इसमें Q में से P को घटाएं तो परिणाम क्या होगा। थोड़ा इधर देख लेते हैं, यहाँ पर Q वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, तो हम क्या करेंगे, Q को उस दिशा में जो उसकी दिशा है खींच लेंगे और P जो है P की दिशा को विपरीत कर देंगे। यह हो जाएगा P की दिशा, यह Q है और यह माइनस P है, तो दिशा यह हो जाएगी। साथियों यहाँ आप देखेंगे यह इसमें A पॉइंट था, यह B पॉइंट था, यह C पॉइंट था। यह परिणामी वेक्टर जो हो जाएगा CA हो जाएगा, CA हो जाएगा। यहाँ पर AC था P माइनस Q और यह Q माइनस A जो हुआ AC हो गया वेक्टर AC। आप देख रहे हैं चित्र से आपको अनुमान हो जाएगा कि AC और CA परिमाण में तो दोनों बराबर हैं किंतु दिशा में विपरीत है। अर्थात दो सदिशों को यदि एक दूसरे में से घटाया जाए तो परिमाण तो बराबर आता है किंतु दिशा बदल जाती है। यानी P माइनस Q का परिमाण और Q माइनस A का परिमाण तो बराबर होगा किंतु दोनों की दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। इस कक्षा 9 के स्तर पर इतना ही उचित होगा। आइए अब अगले वीडियोज में हम सदिश राशियों से संबंधित और बातें पढ़ेंगे। धन्यवाद।